हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुलुमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू की। डेंगू या डेंगी, जो भी आप बोलना चाहें। भाई हमने तो बचपन से डेंगू कहा है, इसलिए हम डेंगू कहेंगे। अगर आपको किसी के सामने थोड़ी सी स्टाइल मारनी हो तो आप डेंगी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर की। और डेंगू फीवर जो है एक तरह का वायरल फीवर है। वायरल फीवर है यानी किसी न किसी वायरस की वजह से होगा। तो देखो, जो डेंगू फीवर है ना, वो एक तरह का वायरल फीवर होता है जो एक वायरस की वजह से होता है। वायरस का नाम क्या होता है? डेंगू फ्लेवीवायरस। डेंगू फ्लेवीवायरस, जिसके 4 सेरोटाइप्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। बाकी ये वायरस से तो हो रहा है, लेकिन वायरस को हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं वेक्टर्स। वो वेक्टर कौन होता है? वो वेक्टर होता है एक तरह का मच्छर। ये मच्छर बना है ना? अच्छा, मच्छर नहीं लग रहा आपको, पर मच्छर ही बनाने की कोशिश की है मैंने। आप लोग ध्यान से देखो, मच्छर ही दिखेगा। हाँ, तो वेक्टर क्या है इसका? एडीज इजिप्टी। ये एक तरह का मच्छर है, एडीज इजिप्टी। और इसके अलावा एक और है एडीज एल्बो पिक्टस, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ मच्छरों की वजह से होता है। फोटो यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब कहाँ अपने को कॉमनली देखने को मिलेगा ये डिजीज। ये देखने को मिल जाएगी आपको साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कैरिबियन और अमेरिका में। मेनली ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं ना, नम एरियाज जो होते हैं, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो, वहाँ पर ये देखने को ज़्यादा मिलता है। अगला आता है कि भाई डेंगू के वायरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायरस कैसा है, इसका जीनोम है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, शॉर्ट में जानेंगे। वायरस देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। सब वायरस कॉमनली ऐसे ही दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि वायरस में मेन 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। तो वही 4-5 चीज़ें इसके अंदर भी हैं। सबसे पहला वायरस का जीनोम, ठीक है। दूसरा उसका न्यूक्लियोकैप्सिड, जो कि जीनोम को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आता है उसका एनवेलप, जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आते हैं कुछ प्रोटीन, जैसे कि ई और एम प्रोटीन। ई यानी कि एनवेलप प्रोटीन, एम यानी कि मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है। बस इस तरह से 4-5 चीज़ों से मिलकर बन गया। अब देखो, वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करूं तो इट इज रफली स्फेरिकल इन शेप। डायमीटर होता है इसका 50 mm। न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो उसके कोर के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो जीनोम मटेरियल है ना, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि पॉजिटिव सेंस होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि इस तरह का जो आरएनए है वो डायरेक्टली प्रोटीन को फॉर्म कर सकता है अगर वो किसी होस्ट की सेल असेंबली में घुस जाता है तो, ठीक। आप अगर बात करो कि हमारी बॉडी में रेप्लिकेशन कैसे करता है, तो ये वायरस हमारी बॉडी में कुछ इस तरह से रेप्लिकेशन करता है जैसे कि सभी और वायरस करते हैं, वैसे ही ये वाला भी करता है। तो अगर तुम लोग देखो तो पाओगे यहाँ वायरस है। वायरस आएगा, हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा और बॉडी के अंदर घुस के सेल्स को अफेक्ट करेगा, सेल्स में एंट्री लेगा। सेल में एंट्री लेगा किस तरह से? एंडोसाइटोसिस की मदद से। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जाना। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा? ये अंदर की तरफ मूव करेगा और एक एंडोसोम के अंदर बंद हो जाएगा। एंडोसोम के अंदर जैसे वो बंद होगा और आगे मूव करता जाएगा, वो कोशिश करेगा न्यूक्लियस के पास जाने की। अब मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने दूरी बना दिया, है ना। न्यूक्लियस के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। यहाँ पे जब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा तो उस टाइम पे एंडोसोम जो है वो फूट जाएगा मतलब रिलीज, मतलब फ्यूज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो उसके अंदर से निकल आएगा न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड जैसे ही निकलेगा तो उसके अंदर का जो आरएनए है वो भी निकल आएगा, वायरस का आरएनए निकल आएगा। अब ये वायरस का जो आरएनए है वो घुस जाएगा किसमें? हमारी सेल असेंबली यानी कि रेप्लिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स याद रखो। सबसे पहले क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद में एंट्री होगी। फ्यूजन होगा मतलब ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज होंगे। एंट्री होगी। एंट्री किसके होगी? थ्रू एंडोसोम। फिर एंडोसोम में से रिलीज होगा कौन? न्यूक्लियोकैप्सिड। तो रिलीज ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड एंड वायरल आरएनए। जब वो रिलीज हो जाएंगे तो पहले क्या होगा? रेप्लिकेशन के लिए जो वायरल आरएनए है वो घुस जाएगा कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर, तो उसका होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद अंदर ही अंदर क्या होगा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बाहर आके ये सारी चीजें होंगी। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन बनाने लगेंगे। किसके प्रोटीन? वायरस के प्रोटीन बनाने लगेंगे। धीरे धीरे वायरस के सभी प्रोटीन फॉर्म हो जाएंगे और ये जो वायरस है वो गोल्जी अपैरेटस में घुस जाएगा और वहां पे प्रॉपरली मैच्योर और असेंबल होगा और फाइनली सेल के बाहर चला जाएगा एक मैच्योर वायरियन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वायरस का रेप्लिकेशन होता है। बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में देखो, सबसे पहले अलग अलग स्टेप के हिसाब से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे।
3 अलग अलग स्टेप में क्लिनिकल फीचर्स को आमतौर पर डिस्कस किया जाता है, पर मैं यहाँ पे पूरे एक ही साथ कर रही हूँ, ठीक है। अब वो 3 अलग अलग फॉर्म कौन सी हैं, मतलब फेज कौन कौन सी है। एक शुरुआती फेज होती है जिसको कहते हैं फेब्राइल फेज, है ना, और अगली होती है क्रिटिकल फेज, और लास्ट होती है रिकवरी फेज। इस तरह से अलग अलग फेज होती हैं, पर मैं सारी एक साथ ही कर ले रही हूँ कवर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्रोम। शुरुआती में क्या होगा, इन्फेक्शन होने के बाद में 2 से 4 दिन तक आपको सिर्फ क्या फील होगा, थोड़ा हल्की थकावट, हेडेक, मलेरिया यानी कि वही हेडेक, फीवर, सब तरह की चीज़ें एक साथ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी शुरुआत में। फिर जब अक्यूट ऑनसेट होगा तो एकदम से फीवर, बैक एक, आर्थराइल्जिया यानी कि मसल जॉइंट्स में पेन, हेडेक, जनरलाइज्ड पेन यानी कि पूरी बॉडी में पेन, और कैसा पेन, ब्रेक बोन यानी हड्डी तोड़ बुखार, और पेन ऑन आई मूवमेंट, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगना, नॉसिया, लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो वायरस है वो हमारे ब्लड में जा चुका है, ब्लड के थ्रू वो जा रहा है लिम्फ में, या लिम्फ में डायरेक्टली जा रहा है स्किन के थ्रू, तो वहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी होगी। फिर नेक्स्ट आता है फीवर। फीवर कैसा होगा, सैडल बैक होगा यानी कि कंटिन्यूस फीवर होगा, जो कि कंटिन्यूस रहेगा, बस 4th या 5th डे पर ब्रेक लेगा। इस तरह का फीवर देखा जाता है डेंगू के अंदर। नेक्स्ट आता है रैशेस। किस तरह के रैशेस देखने को मिलेंगे, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरह के कुछ रैश होते हैं, वो आपको यहाँ पे फोटो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह के रैशेस आपको देखने को मिल सकते हैं, आमतौर पे पूरे ट्रंक पे ही होते हैं। अगर बात करूँ इसकी क्रिटिकल फेज की कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन किस तरह की देखने को मिल सकती है। देखो होता क्या है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस केस में, डेंगू के केस में, वो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स ना कम होने लगती है, नॉर्मल से कम हो जाती है, तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे म्यूकोसा साइट से ब्लीडिंग होने लगती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है, और एडीमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है रेब्डोमाइलोसिस। रेब्डोमाइलोसिस का मतलब होता है मसल इंजरी, है ना, मसल्स में इंजरी हो जाती है अपने आप से ही, उसको हम बोलते हैं रेब्डोमाइलोसिस। फिर नेक्स्ट आता है हेमरेजिक फीवर, या इसको ही हम कह सकते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। इस केस में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर रहेगा और हेमरेज के चांसेस रहेंगे। हेमरेज हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, या नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो रहेगी ना, उसमें क्या होता है एक्चुअली, देखो इसके पीछे की कहानी समझो। अगर जैसे ही वायरीमिया होता है, वायरीमिया मतलब क्या, वायरस अगर ब्लड वेसल्स में घुस जाता है तो वो एक प्रॉब्लम कॉज कराता है। वो क्या, वो जो ब्लड वेसल्स की एपिथेलियल लेयर होती है ना, उसके बीच में जो जंक्शंस होते हैं ना, वो लूज कर देता है, तो सारे जंक्शंस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखो, है ना। तो उससे क्या होता है, जो ब्लड है ना वो बाहर की तरफ लीक करने लगता है, तो ये कंडीशन क्या होती है, हेमरेज हुई ना। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है हेमरेजिक फीवर में। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का कम हो जाना, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होना। प्लूरल एफ्यूजन्स यानी क्या, जो लंग्स हैं उसमें वाटर फिल हो सकता है या फ्लूइड फिल हो सकता है। नेक्स्ट आता है असाइट्स, यानी कि एब्डोमेन में फ्लूइड फिल होना, है ना। हाइपोएल्ब्यूमिनेरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया यानी कि ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाना। नेक्स्ट है पटैची, या पटैकी भी कह सकते हैं। पटैकी क्या होता है, जब आपने देखा होगा कभी कभी स्किन के अंदर ऐसा लगता है जैसे खून निकल आया हो ना, छोटे छोटे चट्टे टाइप के पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जैसे ऊपर कुछ नहीं है, छूने पर लगता है जैसे अंदर खून लीक हो गया हो, तो उसको हम कहते हैं पटैची। यहाँ पे फोटो मिल जाएगी। अकाइमोसिस, अकाइमोसिस क्या होता है, जैसे ब्रूजिंग क्या, जैसे आपको बहुत खुजली हो रही थी, इचिंग किया, खुजली किया, तो क्या हुआ, जो आपके नाखून थे उसके निशान बन गए, ऐसा लगा जैसे खुजाने पे खून से निकल आया, कुछ इस तरह से, इसको हम बोलते हैं अकाइमोसिस। नेक्स्ट आता है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से ब्लीडिंग होना, तो क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ना, तो सब ब्लीडिंग वाले जो ब्लीडिंग रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे डेंगू के अंदर। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये डिजीज़ हुई है, तो सबको पता ही होता है कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें लगता है किसी को डेंगू है तो उसके केस में पहले हमें उसका करवाना पड़ेगा सीबीसी। सीबीसी में हमें पता चल जाएगा कि ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लक्षण हैं या नहीं है। ल्यूकोपीनिया यानी ल्यूकोसाइट्स का कम होना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स का कम होना। कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेरोलॉजिकल टेस्ट लगवाएंगे। सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या किया जाएगा, आईजीजी एंटीबॉडीज का टेस्ट होगा इसके लिए, हमारे डेंगू वायरस के लिए, कि जो एंटीजन के अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडी का टेस्ट होगा।
और पीसीआर कहवाया जा सकता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, किस तरह से इसे रोका जाए, किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। ट्रीटमेंट तो कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि डेंगू वायरस को खत्म करने के लिए कोई एंटीवायरल ड्रग है नहीं जी। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो सिम्टोमेटिक होगा, यानी जो सिम्टम आ रहे हैं उसके हिसाब से दवाई दे तो कहानी खत्म। तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा। अगर दर्द है, बुखार है, तो पेन किलर और एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे दी जाएगी, पैरासीटामोल वगैरह। एस्पिरिन को अवॉइड करना है, आइबुप्रोफेन को अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये ब्लीडिंग को प्रमोट करती हैं, तो इसलिए हम ये नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और एल्ब्यूमिन कम है बॉडी के अंदर, तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत आए तो वो दिए जा सकते हैं। कोई एंटीवायरल तो इफेक्टिव है नहीं, तो एक ही हमारे पास चारा बचता है, वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा भाई? मच्छरों को काटने से बच के रहना है। अब मच्छरों को काटने से कैसे बच के रहना है? मच्छरों को पैदा नहीं होने देना है। जैसे कि आपको पता ही है, सरकार बहुत मदद करती है सब चीज़ों में। कई जगह दवाई का छिड़काव भी होता है, जैसे ही बारिश का मौसम आने वाला होता है, गर्मी के बाद जब लोग कूलर वगैरह खाली करके रखते हैं तो उसमें पानी भरा रहता है, मच्छर पनप जाते हैं, गड्ढों में मच्छर पनप जाते हैं। तो उस वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के मच्छर आपके घर के आसपास ना हो और मच्छर काटने की नौबत ना आए। और इस तरह का जो मच्छर है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह के मच्छरों से तो बिल्कुल दूर ही रहना है, वरना ये डेंगू पैदा कर सकता है। डेंगू वैसे तो एक नॉर्मल सी बीमारी है, हॉस्पिटल में पेशेंट रहता है, धीरे धीरे अपने आप से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके तीसरी फेज़ है रिकवरी फेज़। एकदम से ऑनसेट होता है जितने भी सिम्टम्स हैं उनका, फिर वो सीवियर होते हैं और अचानक से सब ठीक हो जाता है। लेकिन कई कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए इस तरह के डिजीज़ को हम या इन्फेक्शन को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, या इतना हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।